मालकिन, आपके पैरों में अधिक दर्द हो तो तेल लगाकर मालिश कर दूं? बस इतना ही निकला नंदिता के मुंह से। तेल गरम करके लाती हूँ मालकिन, कहकर राधा चली गई। राधा को जाते देखकर नंदिता सोचने लगी कि आज के इस मशीनी युग में प्यार खत्म हो गया है। भावनाओं संवेदनाओं का मोल नहीं रहा। ऐसे में प्रेम की वर्षा से नहलाने वाला एक भी प्राणी मिल जाए तो अच्छा लगता है। नंदिता के अधर मौन थे, पर मन में शब्दों की आंधी सी चल रही थी। मन अतीत की यादों में मुखर हो उठा था। कभी इस घर में बहुत रौनक रहती थी। बहुत ध्यान रखने वाले पति मोहन शास्त्री और दोनों बेटों आशीष और अनुराग के साथ नंदिता को समय का पता ही नहीं चलता था। मोहन शास्त्री संस्कृत के अध्यापक थे। वे खुद भी इतिहास की अध्यापिका रही थी। दोनों स्कूल से अलग अलग समय पर घर आते, पर जो भी पहले आता घर और बच्चों की जिम्मेदारियां संभाल लेता था। अचानक एक दिन दिल का दौरा पड़ा और मोहन शास्त्री का निधन हो गया। यह एक ऐसा गहरा वज्रपात था जिसने नंदिता को भीतर तक तार दिया। एक पल को ऐसा लगा जैसे शरीर बेजान हो गया और वह बस एक लाश बनकर रह गई थी। सालों से रात दिन का प्यार साथ सहसा सामने से गायब हो अनंत में विलीन हो जाए तो हृदय विदारक अनुभूति ही होती है। समय की गति कितनी तीव्र होती है, इसका एहसास इंसान को तब होता है जब वह किसी के न रहने से उत्पन्न हुए शून्य को अनुभूत कर ठगा सा खड़ा रह जाता है। बच्चों का मुंह देखकर किसी तरह हिम्मत रखी नंदिता ने और फिर से अकेले जीना शुरू किया। दोनों बेटे बड़े हुए, पढ़ लिख कर विदेश चले गए और पीछे छोड़ गए एक बेजान बुत। जब दोनों बेटे छोटे थे तब उन्हें माँ की आवश्यकता थी और नंदिता ने भी निस्वार्थ स्नेह और प्रेम उस पर लुटाती रही। और जब नंदिता की उम्र छठवें दशक में बेटों की आवश्यकता थी तो वे इतने स्वार्थी हो गए कि उनके बुढ़ापे को बोझ समझकर अकेले ही उसे ढोने के लिए छोड़ गए। अपनी माँ को अकेले बेसहारा छोड़ देने में उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। सोचते सोचते नंदिता की आंखें नम हो जाती। संतान का मोह भी कैसा मोह है जिसके सामने संसार के सभी मोह बेबस होकर हथियार डाल देते हैं। पर यही संतान कैसे इतने निर्मोही हो जाती हैं कि अपने माता पिता को मोह भी उसे बंधन जान पड़ता है और वह इस स्नेह और ममता के बंधन से मुक्त हो जाना चाहती हैं। भर्राई आवाज में जब उन्होंने पूछा था, मैं अकेली कैसे रहूंगी, तो दोनों बेटे एक सुर में बोले थे, अरे राधा है ना आपके पास, और कौन सा हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, समय मिलते ही चक्कर लगा लेंगे यहाँ का माँ। नंदिता फिर कुछ नहीं बोली थी। भाग दौड़ भरे उनके जीवन में भावनाओं की शायद कोई जगह नहीं थी। दोनों चले गए थे। वे एक तरफ बेजान भूत बनकर पड़ी रहती। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था सिवा दो प्यार भरे शब्द और बच्चों के साथ कुछ पलों के। रात को सोने जाती तो उनकी आंखें झरझर बने लगती। सोचती कभी मोहन जी का साथ बेटों की शरारतों से उनका आंगन महका करता था और अब यह सन्नाटा, कहाँ विलुप्त हो गए वे क्षण। अकेलेपन की पीड़ा का जहर पीते हुए बेटों की उपेक्षा का दंश झेलते हुए समय तेज गति से चलता हुआ उन्हें यथार्थ की पथरीली भूमि पर फेंक गया। दोनों बेटे जैसे पैसे भेजते रहते थे, उन्हें अपनी पेंशन भी मिलती रहती थी। उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें रुपये पैसे से कोई मोह नहीं था। वे तो बस अकेलेपन से व्यथित रहती। कभी कभी आस पड़ोस की महिलाओं से तो कभी अपनी साथी अध्यापिकाओं से मिल लेती थीं, लेकिन उसके बाद फिर खालीपन। पूरे घर में वे और उनकी विधवा बाई राधा थी। न कोई बच्चा, न कोई सहारा देने वाला रिश्तेदार। राधा को भी उनकी एक सहेली ने कुछ साल पहले भेजा था। उन्हें भी घर के काम धंधे के लिए कोई चाहिए थी। सो अब राधा घर के सदस्य की तरह नंदिता को प्रिय थी। जीवन किसी सरल रेखा सा नहीं चल सकता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ ले ही लेता है। मालकिन, मैं तिल के साथ चाय भी ले आई हूँ। मैं तेल लगाती हूँ, आप चाय पीती रहना। राधा की आवाज़ से अचानक नंदिता की तंद्रा टूटी। इतने में ही पड़ोस की मधु आ गई। वह अक्सर चक्कर काट लेती थी। अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कभी कभी उनके पास खड़ी हो दो चार बातें करती, फिर चली जाती। नंदिता जी को उस पर बड़ा स्नेह हो चला था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि मधु कुछ गंभीर है। बोली, आओ मधु, क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आंटी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और मुझे आज ही गांव जाना है। अनिल और बच्चे भी मेरे साथ जा रहे हैं, लेकिन मेरी ननद पिंकी की परीक्षाएं हैं। उसे अकेले घर में नहीं छोड़ सकती। अगर आपको परेशानी न हो तो कुछ दिन पिंकी को आपके पास छोड़ जाऊं। अरे, यह भी कोई पूछने वाली बात है। आराम से जाओ, पिंकी की बिल्कुल भी चिंता मत करो।
मधु चली गई और पिंकी अपना सामान लेकर नंदिता के पास आ गई। पिंकी के आते ही घर का सन्नाटा दूर हो गया और नंदिता का मन चहक उठा। पिंकी की परीक्षाएं थीं, उसके खाने पीने का ध्यान रखते हुए नंदिता को अपने बेटों की पढ़ाई का जमाना याद आ जाता। फिर वे सिर झटककर अपने आप को पिंकी के खाने पीने के प्रबंध में व्यस्त कर लेती। एक पिंकी के आने से उनकी और राधा की दिनचर्या में बहुत बदलाव आ गया था। पिंकी फुर्सत मिलते ही नंदिता के पास बैठकर अपने कॉलेज की, अपनी सहेलियों की बातें करती। एक हफ्ते बाद मधु वापस लौट आई तो पिंकी अपने घर चली गई। घर में अब फिर पहले सा सन्नाटा हो गया। इस सन्नाटे को राधा की आवाज़ें ही तोड़ती थीं, अन्यथा वे चुपचाप रोज के जरूरी काम निपटाकर अपने कमरे में पड़ी रहती थीं। टीवी देखने का उन्हें ज़्यादा शौक नहीं था। वैसे भी जब मन दुखी हो तो टीवी भी कहाँ अच्छा लगता है। मधु ने पिंकी का ध्यान रखने के लिए नंदिता आंटी को कई बार धन्यवाद दिया और तो उन्होंने कहा, मधु, धन्यवाद तो मुझे भी कहना चाहिए। एक हफ्ता पिंकी के कारण मेरा मन लगा रहा। नंदिता से बातें करने के बाद मधु थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, आंटी, आजकल कितनी ही लड़कियां पढ़ने और नौकरी करने को बाहर निकलती हैं। आप क्यों नहीं ऐसी लड़कियों को पेइंग गेस्ट रख लेती हैं? आपका समय भी कट जाएगा और आर्थिक रूप से भी ठीक रहेगा। नहीं मधु, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं। मेरा काम अच्छी तरह से चल जाता है। ठीक है आंटी, लेकिन आपका मन अच्छा रहेगा तो आप शारीरिक रूप से भी स्वयं को स्वस्थ महसूस करेंगी। नंदिता बोली, ठीक है, देखती हूँ। बस आंटी, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, कहकर मधु चली गई। 4 दिन बाद ही मधु एक बोर्ड बनवा कर लाई जिस पर लिखा था आशियाना, और नंदिता को दिखाकर बोली, देखिए आंटी, आपका खालीपन मैं कैसे दूर करती हूँ। अब आपके आसपास इतनी चहल पहल रहेगी कि आप ही शांति का एक कोना ढूंढेंगी। नंदिता मुस्कुरा दी, अंदर गई। वापस आकर मधु को कुछ रुपए दिए तो उसने नाराजगी से कहा, आंटी, आपके लिए मेरी भावनाओं का यही महत्व है? अरे बेटा, बोर्ड वाले को तो देने ही होंगे ना पैसे, उसी के लिए हैं। तुम्हारी भावनाओं, प्रेम और आदर को मैं किसी मूल्य से नहीं आंक सकती। इस वृद्धा के जीवन के सूनेपन को भरने के लिए तुम्हारे इस सराहनीय कदम का कोई मोल नहीं है। आंटी, आप ऊपर के कमरे साफ करवा लीजिए। अब मैं चलती हूँ। बोर्ड वाले को एक बोर्ड पिंकी के कॉलेज के पास लगाने को कहा है और यह वाला बोर्ड बाहर लगवा दूंगी। मधु यह कहकर चली गई। नंदिता ने पता नहीं कब से ऊपर जाना ही छोड़ दिया था। ऊपर बेटों के कमरों को बंद कर दिया था। आज बहुत दिनों के बाद वे ऊपर गईं। कमरे खोली तो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। राधा के साथ कमरों की सेटिंग ठीक की, साफ सफाई करवाई और फिर नीचे आ गईं। एक हफ्ते बाद पिंकी आई तो उसके साथ 2 लड़कियां और एक महिला भी आई। पिंकी बोली, आंटी, ये मेरे कॉलेज में नई आई है और इनके मम्मी पापा इन्हें हॉस्टल में रहने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। उसके बाद साथ आई महिला बोली, आपके यहाँ मेरी बच्चियाँ रहेंगी तो हमें चिंता नहीं होगी। मधु जी ने बताया है कि आपके यहाँ दोनों सुरक्षित रहेंगी और अब तो देखकर बिल्कुल चिंता नहीं रही। बस आप कहें तो ये कल से ही आ जाएं। नंदिता ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, ये अपना सामान लेकर कल आ जाएंगी। यह कहकर वह चली गई। अगले दिन ही नीता और रितु सामान लेकर आ गई और राधा खुशी खुशी उनका सामान ऊपर के कमरों में सेट करवाने लगी। नंदिता जी दोनों लड़कियों के खाने की पसंद नापसंद पूछकर सोचने लगी कि चलो, अब इन लड़कियों के बहाने खाना तो ढंग से बन जाया करेगा। शाम को अमेरिका से बड़े बेटे का फ़ोन आया तो उन्होंने इस बारे में उसे बताया। वह कहने लगा, माँ, क्या ज़रूरत थी आपको इन चक्रों में पड़ने की? आपको आराम करना चाहिए। नंदिता बोली, यह आराम ही तो मुझे परेशान कर रहा था, इसमें बुरा क्या है? आशीष ने फ़ोन रख दिया था। छोटे बेटे अनुराग को भी उनकी यह योजना पसंद नहीं आई थी, लेकिन नंदिता ने दोनों की पसंद की चिंता नहीं की। नीता और रितु शाम को आती तो नीचे ही नंदिता के साथ खाना खाती, कुछ बातें करती, फिर ऊपर चली जाती। दोनों नंदिता से खूब घुल मिल गई थीं। उनके माता पिता के फ़ोन आते रहते और नंदिता जी से भी उनकी बात होती रहती। अब नंदिता को घर में अपने जीवन में अच्छा परिवर्तन महसूस होता। वे अब बहुत खुश रहने लगी थी। 15 दिन बाद ही एक और लड़की अवनी भी अपना बैग उठाए चली आई और सब बातें समझकर नंदिता के हाथ में एडवांस रख दिया। नंदिता ने सबसे पहले राधा की मदद के लिए एक और महिला चंपा को रख लिया। तीनों लड़कियां सुबह नाश्ता करके जाती, फिर शाम को ही आती। सबके माता पिता को यह तसल्ली थी कि लड़कियां का साफ सुथरा घर का खाना मिल रहा है। नंदिता की कोई बेटी तो नहीं थी। अब हर रोज
लड़कियों और उनके क्रियाकलापों को देखते रहने का लोभ वे संवरण न कर पाती। लड़कियों के शोर में उन्हें जीवन का संगीत सुनाई देता, नई उमंग, और इस संगीत ने उनके जीवन में नई उमंग, नया जोश भर दिया था। दुबली पतली बड़ी बड़ी आंखें वाली सुतवा नाक और गौरवपूर्ण अवनी उनके मन में बस गई। नीता और रितु हंसती खिलखिलाती रहती, लेकिन अवनी बस हल्का सा मुस्कुरा कर रह जाती और हमेशा सोच में घिरी रहती। अवनी की माँ की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पिता फोन पर नंदिता से संपर्क बनाए रखते। गांव में ही वे अवनी के छोटे भाई बहन के साथ रहते थे। बिना माँ की बच्ची से नंदिता को विशेष स्नेह था। इधर कुछ दिनों से नंदिता देख रही थी कि अवनी कॉलेज भी देर से जा रही थी और असमय लौटकर चुपचाप ऊपर अपने कमरे में पड़ी रहती थी। उन लड़कियों के व्यक्तिगत जीवन में नंदिता हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब रहा नहीं गया तो नीता और रितु के जाने के बाद ऊपर गईं। देखा अवनी आंखों पर हाथ रखे चुपचाप लेटी है। आहट पाकर उठकर बैठ गई। नंदिता ने पूछा, क्या हुआ अवनी, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं आंटी, कॉलेज जाने का मन नहीं था। चलो, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखा देती हूँ, नंदिता ने कहा। नहीं आंटी, आप परेशान न हो, मैं ठीक हूँ। नंदिता उसके बेड पर बैठ गई, उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, मैं अकेली जिंदगी काट रही थी, तुम लोग आए तो मैं फिर से जी उठी। सिर्फ पैसे देकर पेइंग गेस्ट बनने की बात नहीं है, तुम लोगों से मैं जुड़ सी गई हूँ। मेरी तो कोई बेटी नहीं है, तुम्हें देखा तो बेटी की कमी पूरी हो गई। मुझे भी अपनी माँ की तरह समझ लो। किसी बात पर अकेले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो। अवनी सुबह उठी, घुटनों पर सिर रखकर रो पड़ी। एक बार तो नंदिता चौंक पड़ी, कहीं यह लड़की कोई गलती तो नहीं कर बैठी। यह विचार आते ही नंदिता मन ही मन परेशान हो गई। फिर बोली, अवनी मुझे बताओ तो सही। आंटी, मुझसे गलती हो गई है, मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? कौन है, कहाँ रहता है? नंदिता जी ने पूछा। इसी शहर में रहता है, कह रहा है कि उसकी मम्मी कभी अपनी जाति से बाहर इस विवाह के लिए तैयार नहीं होंगी। तो मुझे उसका पता और फ़ोन नंबर तो दो, नंदिता ने कहा। नहीं आंटी, संजय ने कहा है कि वह अपनी मम्मी से बात नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। सारी सामाजिक संहिताओं को फलांग कर तुमने अच्छा तो नहीं किया, नंदिता ने अवनी को समझाया। लेकिन अब तुम मुझे उसका पता दो और फ्रेश होकर कॉलेज आओ, देखती हूँ कि क्या हो सकता है। नंदिता ने अवनी को कॉलेज भेजा और अवनी को बिना बताए उसके पिता केशव दास को फौरन आने के लिए कहा। मधु को भी बुलाकर उससे विचार विमर्श किया। शाम तक केशव दास आ गए। नंदिता ने उन्हें सारी परिस्थिति से अवगत कराया। केशव दास यह सब सुनकर सकते में आ गए और शर्मिंदा हो गए। उनकी झुकी हुई गर्दन देखकर नंदिता ने उनकी मानसिक दशा का अंदाजा लगाकर कहा, क्यों न एक बार संजय के माता पिता से मिल लिया जाए। आप कहें तो मैं और मधु भी चल सकते हैं। केशव दास को यह बात ठीक लगी और तय हुआ कि एक बार कोशिश की जा सकती है। उसी दिन नंदिता ने संजय की मम्मी से फ़ोन करके मिलने का समय मांगा। इतने में अवनी लौट आई और अपने पापा को देखकर चौंक गई। केशव दास का झुका हुआ चेहरा देखकर अवनी की आंखों में आंसू आ गए। रात को नंदिता और मधु केशव दास के साथ संजय के घर गए। नंदिता को देखकर संजय की मम्मी चौंक पड़ी। नंदिता उसका चौंकना समझ नहीं सकी। नीता, संजय की मम्मी, हाथ जोड़कर बोली, मैडम, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैडम, मैं नीता भारद्वाज, मुझे आपने ही पढ़ाया था। 12वीं में पूरा साल मेरी फीस आपने ही भरी थी। हाँ हाँ, याद आया। नीता, इतने साल हो गए तुम इसी शहर में हो, कभी मिलने नहीं आई? नहीं मैडम, अभी 1 साल पहले ही हम यहाँ आए हैं। कई बार सोचा लेकिन आपसे मिल ही नहीं पाई। नीता के पिता की मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिसका पता चलने के बाद नंदिता ही नीता की फीस भर दिया करती थी। नीता और उसकी माँ उनकी बहुत एहसानमंद थी, लेकिन अब घर के रखरखाव से आर्थिक संपन्नता झलक रही थी। नीता ने कहा, संजय मेरा इकलौता बेटा है और उसके पिता रवि इंजीनियर हैं, जो अभी ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। हाँ, मैं संजय के बारे में ही बात करने आई थी। क्या करता है आजकल? अभी कुछ ही दिन पहले उसे नौकरी लगी है। अब तक नीता का नौकर चाय लेकर आ चुका था। नंदिता ने सारी बात नीता को बता दी और कहा, नीता, मैं आशा करती हूँ कि जाति धर्म के विचारों को एक ओर रखकर तुम अवनी को अपना लोगी। मैडम, अब आप चिंता न करें, आपका कहना
क्या मैं कभी टाल सकती हूँ? यह सुन सबके दिलों से बोझ हट गया। नीता ने कहा, मैं अपने पति रवि से बात कर लूँगी। मैं जानती हूँ कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, मैं अवनी से भी कल आकर जरूर मिलूँगी और जल्दी ही विवाह की तिथि निश्चित कर लूँगी। मैडम, अब आप बिल्कुल चिंता न करना। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। अगर बच्चों से भूल हुई है तो उसे बड़े ही सुधारेंगे। आप बेफिक्र होकर जाइए। सब चलने के लिए उठ खड़े हुए। केशव दास ने कहा, आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप विवाह की तिथि तय करके बता दीजिए। विवाह की भी तैयारी करनी होगी। नंदिता जी मुस्कुराईं और बोली, आपको ही नहीं, मुझे भी तैयारी करनी है। मैंने भी तो उसे बेटी कहा है। केशव दास जी लौट गए। नंदिता और मधु भी घर आ गए। नंदिता ने अवनी को यह समाचार दिया तो वह चहक उठी और उनके गले लग गई और बोली, थैंक यू आंटी। वे अब बहुत खुश थीं। उन्होंने जीवन की कठोर सच्चाई को अपनाकर पुरानी यादों को मन के एक कोने में दबाकर रख दिया और नई नई प्यारी खिलखिलाती यादों के साथ जीना शुरू कर दिया था। वे अब यह जान चुकी थी कि जिन्हें प्रेम का ममता का मान रखना नहीं आता, उन पर स्नेह लुटाकर अपनी ममता का अपमान करवाना निरी बेवकूफ़ी है। अब उन्हें अवनी के विवाह की भी तैयारियां करनी थी। इस उत्साह में उनके जोरों के दर्द ने भी हार मान ली थी। आराम तो उन्हें अब मिला था। उकताहट से, दर्द से, घर में पसे सन्नाटे से। अब उनका आशियाना खिलखिलाता रहेगा, हंसता रहेगा, बोलता रहेगा, लड़कियों के साथ और उनके साथ। अब उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी के प्रति क्रोध नहीं। जीवन की छोटी छोटी खुशियों में ही बड़ी खुशी खोज लेना, यही तो जीवन है। अकेलेपन से अच्छा है कि दूसरों के दुख को समझकर उसके साथ जिया जाए, दूसरों की सहायता किया जाए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।